प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। चलो चलते हैं कहानी के सफ़र पर। पूरे सामान के साथ मंत्र का जाप करना तुम्हें पता भी है कितना रिस्की हो सकता है। पर आदित्य ने काव्या की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और मंत्र जाप करता रहा। आदित्य का कॉन्फिडेंस देख काव्या को समझ आ गया कि वो अब उसकी नहीं सुनने वाला है, तो वो चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर आदित्य को मंत्र पूरा करते हुए देखने लगी। देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में मंत्र कंप्लीट हो गया और मंत्र के पूरा होते ही आदित्य ने एक सिरिंज में रखे ब्लड को आरोही के नसों में इंजेक्ट कर दिया। काव्या एक तरफ खड़ी होकर अभी ये सब देख ही रही थी। आरोही की नसों में सिरिंज का पूरा ब्लड इंजेक्ट करने के बाद आदित्य उठा और काव्या को जवाब देते हुए बोला, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है रिस्क की? ओ हाँ, बिना तुम्हारी हेल्प के मैंने ये कर लिया इसलिए बुरा लग रहा है ना? पर तुमने ये किया कैसे? I mean, मेरा ब्लड कहां से मिला तुम्हें? काव्या ने अचंभे से पूछा। कात्यायनी आंटी से। पता है, मैंने बहुत सोचा कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि कात्यायनी आंटी की बेटी होने के हिसाब से तुम्हारी बॉडी में कात्यायनी आंटी का ही खून बह रहा है। दिस मीन्स उनके ब्लड से भी ये मंत्र ब्रेक हो सकता है, तो मैंने उनका ब्लड यूज कर लिया। आदित्य ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। दरअसल आदित्य ने कात्यायनी को जूस में नींद की गोली डालकर दिया था, जिसे पीते ही वो बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर आदित्य ने एक सिरिंज में उसका ब्लड निकाल लिया था। अब तुम जा सकती हो। आरोही पर किया गया तुम्हारा काला जादू अब खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में वो भी जाग जाएगी और मैं नहीं चाहता आरोही उठते ही तुम्हारी शक्ल देखे। सो बाय बाय। अपनी बात खत्म करते हुए आदित्य ने कहा। काव्या आदित्य की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। आदित्य ये देख सरप्राइज हो रहा था कि अपनी हार के बाद भी काव्या हंस क्यों रही है। आदित्य को लगने लगा काव्या सदमे में हंस रही है, पर थोड़ी देर में आदित्य का भ्रम टूट गया जब काव्या ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो अपने जादू का असर खत्म करने के लिए तुम्हें इतना आसान रास्ता दिखा दूंगी? मुझे पहले से पता था तुम कोई ना कोई चालाकी करोगे, इसलिए मैंने तुमसे एक छोटा सा झूठ बोला था। ये सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आग बबूला होते हुए आदित्य ने काव्या को धक्का देते हुए दीवार से लगा दिया और उसका गला पकड़कर पूछा, क्या झूठ बोला है तुमने? जल्दी बताओ वरना अभी जान से मार दूंगा। आरोही पर यह जादू मैंने खुद से नहीं किया था, बल्कि किसी और से करवाया था। तो इससे ठीक करने के लिए तुम्हें उसके ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ मैं लाकर दे सकती हूँ। सो अगर आरोही को जिंदा देखना चाहते हो तो पीछे हटो। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदित्य ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत काव्या का गला छोड़ दिया और दूर जाकर बैठ गया। अब तक आदित्य का गुस्सा रिग्रेट में बदल चुका था। काव्या के झूठ की वजह से आदित्य ने आरोही की बॉडी में गलत ब्लड इंजेक्ट कर दिया था। इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है ये सोचकर आदित्य की हालत खराब हो रही थी। तुमने धोखा दिया है मुझे। आदित्य ने काव्या को नफरत से भरकर देखते हुए कहा। काव्या भी इस पर सेम लहजे में बोली, धोखा तुमने भी दिया है। इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। जैसा मैंने कहा था, अगर चुपचाप वैसा कर देते तो शायद मैं तुम्हें सही ब्लड लाकर दे भी देती, पर तुम्हें तो स्मार्टनेस दिखानी थी ना। अब भुगतो, और तुम्हारे साथ अब आरोही भी भुगतेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर आरोही नहीं रहेगी तो तुम्हारा द ग्रेट प्रोटेक्टर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। आरोही को तो तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। कहते हुए आदित्य अपने दोनों हाथों को बांधकर कॉन्फिडेंस के साथ काव्या के सामने खड़ा हो गया। आदित्य को पता था कि काव्या द ग्रेट प्रोटेक्टर बनने का अपना मौका कभी नहीं गंवाएगी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोही को ठीक करने के लिए आदित्य काव्या को मनाने की कोशिश करने लगा।
आदित्य की इस बात का असर काव्या पर हुआ भी। काव्या ने अपनी शर्त में बदलाव किया और आरोही को ठीक करने के लिए तैयार हो गई। फाइन, मैं तुम्हें सही ब्लड लाकर दे दूंगी, पर एक छोटी सी शर्त पर। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मगर फिर से शर्त की बात सुनकर आदित्य का दिमाग खराब हो गया। अब क्या शर्त? फ्रस्ट्रेट होते हुए आदित्य ने पूछा। आदित्य के सवाल पर काव्या आरोही के पास जाकर सोफे पर बैठ गई और आरोही को देखते हुए बोली, इसने हमेशा से वो लाइफ जी है जो मैं चाहती थी। वो लाइफ तो मुझे मिली नहीं। एटलीस्ट आरोही बनकर 2 दिन तक वो लाइफ मैं एंजॉय कर ही सकती हूँ। तो शर्त ये है कि मैं 2 दिन तक आरोही बनकर उसके घर में रहूंगी। उसके बाद आरोही को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी। क्या कहते हो? डील? काव्या की ये शर्त सुनकर पहले तो आदित्य का मन हुआ कि सीधा रिजेक्ट कर दे, पर फिर आरोही का सोचकर उसने कुछ नहीं बोला और शर्त मंजूर कर लिया। मगर काव्या की आज की हरकत देखने के बाद आदित्य को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। ठीक है, शर्त तो मैं मान लूंगा, पर 2 दिन बाद तुम आरोही को ठीक कर दोगी, इसकी क्या गारंटी है? कहते हुए आदित्य ने अपनी शंका जाहिर की। कोई गारंटी नहीं है, पर मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कहकर काव्या वहां से गायब हो गई। आदित्य को भी पता था काव्या पर भरोसा करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। आरोही को वापस लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, भले इसके लिए उसे काव्या को झेलना ही क्यों ना पड़े। यही सोचकर आदित्य ने डिसाइड किया कि वो अगले 2 दिन तक काव्या से अच्छा बिहेव करेगा, ताकि जल्द से जल्द ये शर्त खत्म हो। आदित्य के साथ साथ काव्या को भी बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार था। वो इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह के 5 बजे ही आदित्य के घर पहुंच गई। आदित्य अभी सो रहा था। आदित्य को गहरी नींद में सोता देख काव्या उसके पास गई और सीटी बजाने लगी। ओ हेलो, जल्दी उठो और अपनी ड्यूटी पर लगो। मैं आज के दिन का 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करने वाली। सो वेक अप। आदित्य को जगाते हुए काव्या ने कहा। इतनी सुबह काव्या के परेशान करने की वजह से आदित्य का दिमाग खराब हो रहा था। उसका मन तो हो रहा था कि काव्या को उठाकर बाहर फेंक दे। क्या है, सुबह सुबह क्यों सर पर नाच रही हो? बाद में आना, जाओ अभी। कहते हुए आदित्य दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अरे बाद में कब? सुबह हो चुकी है, उठो जल्दी, जरूरी काम है तुमसे। काव्या ने जिद करते हुए कहा। काव्या की जिद से परेशान होकर आखिरकार आदित्य को नींद से उठना ही पड़ा। तुम जीने नहीं दे सकती ना किसी को चैन से? बको, क्या काम है? चिढ़ते हुए आदित्य ने पूछा। तो काव्या ने आदित्य को अपना प्लान बताते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है, उसे कर दो तो बाकी का मैं खुद संभाल लूंगी। और वो छोटा सा काम क्या है, जरा जल्दी बोलोगी? काव्या की बात को बीच में काटते हुए आदित्य ने पूछा। इस पर काव्या ने अपने आगे का प्लान बताते हुए कहा, तुम मुझे अभी कात्यायनी के पास ले जाओगे, ये कहकर कि मैं तुम्हें कहीं बेहोश पड़ी मिली थी। कहां, कैसे, ये सब तुम सोच लेना। चलो पर अभी क्यों? कुछ घंटों बाद भी तो जा सकते हैं, आदित्य ने जम्हाई लेते हुए कहा। आदित्य अभी भी नींद में ही था। आदित्य काव्या की बातों का मजबूरी में जवाब तो दे रहा था, पर असल में इस वक्त जागने का उसका कोई इरादा नहीं था। वहीं आदित्य को अभी भी नींद में देख काव्या को बहुत तेज गुस्सा आया। वो तुरंत उठी और किचन से एक बर्तन में पानी लाकर आदित्य के ऊपर डाल दिया। मैंने कहा अभी तो अभी ही करना है, बोलो मत। शर्त मेरी है तो रूल्स भी मेरे ही चलेंगे। आदित्य के ऊपर पानी डालने के बाद बर्तन को जमीन पर पटकते हुए काव्या ने कहा। मजबूरन आदित्य को तुरंत उसी वक्त काव्या को लेकर आरोही के घर जाना पड़ा, पर आरोही के घर के मेन डोर के सामने पहुंचकर आदित्य रुक गया। आदित्य को डोरबेल बजाने के बजाय चुपचाप खड़ा देखकर काव्या ने झल्लाते हुए कहा, अब यहाँ क्या भूत बनकर खड़े हो गए? बेल बजाओ या ये भी मुझे ही करना पड़ेगा? काव्या की बकवास सुनकर आदित्य पहले ही पक चुका था।
उसमें अब जरा भी बर्दाश्त की कैपेसिटी नहीं बची थी। तो काव्या को जवाब देने के बजाय आदित्य ने काव्या का सिर दरवाजे से दे मारा, जिससे काव्या वहीं बेहोश हो गई। काव्या के बेहोश होते ही आदित्य ने तुरंत उसे संभाला और कात्यायनी के घर का डोरबेल बजा दिया। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि कात्यायनी इतनी सुबह दरवाजा खोलेगी, पर उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हुआ। डोरबेल बजते ही कात्यायनी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, जैसे वो इसी के इंतजार में बैठी थी। दरवाजा खोलते ही सामने काव्या को देख कात्यायनी ने उसे आरोही समझ लिया। आरोही को देख कात्यायनी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। आरोही, कहाँ मिली तुम्हें? खुश होते हुए कात्यायनी ने आदित्य से पूछा। मैं सुबह वॉक पर गया था तो सामने वाले पार्क में बेहोश मिली मुझे, आदित्य ने सीरियस टोन में जवाब दिया। आदित्य की बात सुन कात्यायनी की नजर काव्या के सिर से बहते खून पर गई। कुछ पल पहले कात्यायनी खुशी से पागल होने लगी थी कि आरोही उसे वापस मिल गई, पर अगले ही पल काव्या के सिर से खून बहता देख कात्यायनी की खुशी टेंशन में बदल गई। ये चोट कैसे लगी? आरोही ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं डायरेक्ट, घबराते हुए कात्यायनी ने कहा। तब आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, आरोही बिल्कुल ठीक है, सिर पर हल्की सी चोट है, बस पट्टी कर देंगे तो चोट ठीक हो जाएगी। आदित्य की बात सुनकर कात्यायनी को थोड़ी राहत मिली। असल में कात्यायनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, आरोही के वापस मिलने पर खुशी जताए या उसकी चोट को देखकर अफसोस। हालांकि अपने मन में चल रहे तूफान को किनारे करते हुए कात्यायनी ने सबसे पहले काव्या को घर के अंदर लाने में आदित्य की हेल्प की और उसके सिर पर लगी चोट के लिए दौड़कर फर्स्ट एड किट लेकर आई। आदित्य ने काव्या को तब तक सोफे पर लिटा दिया और वहीं पास में हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इधर काव्या की चोट पर मरहम लगाते वक्त कात्यायनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 2 दिन में क्या हाल हो गया है मेरी आरू का, सब मेरी गलती है, मैं ही अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई अपनी बच्ची का, कहते हुए कात्यायनी खुद को कोस रही थी। ये देखा आदित्य को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल तो चाह रहा था कि बता दे कात्यायनी को साफ साफ कि आरोही को नुकसान पहुंचाने वाली उसके सामने पड़ी है, पर काव्या की शर्तों में बंधा आदित्य ऐसा कुछ नहीं बता सकता था। इसलिए वो कात्यायनी को समझाने की कोशिश करने लगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है आंटी, आप खामखा खुद को दोष दे रही हैं। और क्या हुआ है आरोही को? देखिए तो बिल्कुल ठीक है, ये सिर पर जरा सी चोट है बस, वो तो 2 दिन में ठीक हो जाएगी, आदित्य ने कात्यायनी के पास आकर बैठते हुए कहा। इस पर कात्यायनी ने भी आदित्य की बात में सहमति जताते हुए कहा, हाँ उम्मीद तो है कि जल्द ठीक हो जाएगी, शरीर पर चोट के निशान भी नहीं है, अब बस कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना निकले तो सब ठीक है। कात्यायनी आरोही के लौट आने से खुश तो थी, पर उसे ये बात परेशान कर रही थी कि 2 दिन तक आरोही थी कहाँ? अगर किडनैप हुई थी तो फिर फिरौती क्यों नहीं मांगा किसी ने? ये सारे सवाल कात्यायनी को उलझा रहे थे। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आरोही के साथ हुआ क्या। इसे किसी ने किडनैप किया था ये तो कंफर्म है, मगर किस लिए ये समझ नहीं पा रही मैं। पैसों के लिए किडनैप किया होता तो बिना फिरौती मांगे आरोही को कभी नहीं छोड़ते। फिर एक ही वजह बचती है किडनैपिंग की, दुश्मनी। वो कौन इतना बड़ा दुश्मन है मेरी बेटी का जो इस हद तक गिरा हुआ है? कात्यायनी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। कात्यायनी की बात सुनकर आदित्य को भी अब लगने लगा कि काव्या को अचानक ऐसे घर लाने का प्लान कुछ ठीक नहीं था। ऐसे में काव्या के होश में आते ही कात्यायनी उससे हजारों सवाल करेंगी और काव्या का कोई भरोसा नहीं, कब उसका दिमाग खराब हो जाए और वो गुस्से में क्या कर डाले। नहीं नहीं, ये नहीं होने दे सकता मैं। काव्या के होश में आने के बाद का सीन सोचकर आदित्य ने हड़बड़ाते हुए कहा। पास बैठी कात्यायनी ने आदित्य को जब ऐसे बड़बड़ाते देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्या नहीं होने दे सकते? कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि आप इतना सोचना बंद करिए।
क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ये सोचकर क्या फायदा है। आरोही वापस आ गई, हमें बस इस बात से खुश रहना चाहिए। ज्यादा सोचकर टेंशन लेने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है आंटी, ध्यान रखिए उसका भी। आदित्य ने बात को संभालते हुए कहा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, पर मैं भी तो माँ हूँ, मुझे चिंता नहीं होगी तो और किससे होगी। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आरोही मिल गई हमें, वरना वो लोग ढूंढते रहेंगे। कहते हुए कात्यायनी पुलिस को कॉल करने के लिए अपने कमरे से अपना फोन लेने चली गई। अरे हाँ, मेरा एक लास्ट काम कर दो, आरोही को उसके कमरे में लिटा दो और तुम भी घर जाकर आराम कर लो। हमारी मुसीबतों में तुम्हें भी बहुत दौड़ भाग करनी पड़ गई। जाते जाते कात्यायनी ने आदित्य से कहा। इस पर आदित्य ने तुरंत कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मैं भी तो घर का सदस्य हूँ अब, तो आपकी मुसीबतों में हिस्सेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। आदित्य की ये बात सुनकर कात्यायनी ने एक बड़ी सी स्माइल दी और अपने कमरे में चली गई। आदित्य ने अब काव्या को गोद में उठाया और आरोही के कमरे में लेकर जाने लगा। क्या मुसीबत है, जिसके लिए कब्र खोदना चाहता हूँ उसे सिर पर लेकर घूमना पड़ रहा है, मन ही मन चिढ़ते हुए आदित्य ने कहा। काव्या को अब तक होश आ चुका था। जैसे इसकी आंखें खुली तो देखा कि वो आदित्य की बाहों में है। काव्या को तभी दरवाजे वाली घटना याद आ गई तो वो गुस्से में बौखला गई। गुस्से में काव्या ने आदित्य को जोर से चींटी काटी और कहने लगी, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेहोश करके मेरा फायदा उठा लोगे? नीचे उतारो तुरंत, मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जान चुकी हूँ। काव्या की पागलों जैसी बातें सुनकर आदित्य को भी बहुत गुस्सा आया। उसका मन तो हुआ कि वो काव्या को अभी वहीं पटक दे जमीन पर, मगर फिर कात्यायनी उसका दिमाग खा जाती। ये सोचकर आदित्य ने चलने की स्पीड तेज की। अगले सेकंड ही वो आरोही के कमरे में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले आदित्य ने काव्या को जोर से बेड पर पटक दिया। तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पर? शक्ल देखिए अपनी, मैं और तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करूं? अगले 7 जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। काव्या को गुस्से में घूरते हुए आदित्य ने कहा। और हाँ, अपना ये एटीट्यूड अब कंट्रोल में रखो। अगर आंटी के सामने अपनी सच्चाई नहीं दिखानी है तो आरोही बनकर रहना है तो उसकी तरफ बिहेव करना पड़ेगा, वरना जल्दी पकड़ी जाओगी। फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, याद रखना। कहते हुए आदित्य ने काव्या को वार्न किया और वहां से चला गया। अपने घर जाकर सबसे पहले आदित्य आरोही के पास गया। सिंस काव्या आरोही बनकर घूमने वाली थी तो आरोही को कहीं सेफ जगह छुपाना जरूरी हो गया था। इसलिए मॉर्निंग में ही आदित्य ने आरोही को बरामदे से अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया था, ताकि कोई भी उसके घर आए तो आरोही को ना देख पाए। आरोही को देखने जब आदित्य अपने कमरे में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। आरोही का पूरा शरीर पीला पड़ गया था। आदित्य भागकर आरोही के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करने लगा, मगर आरोही का हाथ पकड़ते ही आदित्य की धड़कन तेज हो गई। असल में आरोही का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। फिर उसे ध्यान आया कि सुबह आरोही को ठीक करने के लिए उसने मंत्र के साथ गलत ब्लड का इस्तेमाल कर लिया था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गलती की सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता तुम्हें, कभी नहीं। कहते हुए आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। आदित्य लाइफ में आज पहली बार रोया था। जब आदित्य की आंखों के आंसू के गर्म बूंद उसके हाथ पर गिरे तो आदित्य का खुद पर ध्यान गया। पहले तो आदित्य को यकीन नहीं हुआ कि वो रो नहीं सकता है, मगर जब आंसुओं की और 2-3 बूंदें उसके हाथ पर गिरी तो उसे यकीन हुआ कि वो सच में रो रहा है। आदित्य ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आरोही के हाथ को रब करने लगा। काफी देर तक ऐसा करने के बाद भी आरोही की बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ। वो अभी भी उसी तरह से ठंडी पड़ी थी। आरोही की बॉडी को गर्म रखने के लिए घर में जितने भी ब्लैंकेट्स रखे थे, आदित्य ने वो सब के सब आरोही को लपेट दिए। ब्लैंकेट्स के बीच से केवल आरोही का फेस दिख रहा था, मगर ये सब करने का भी कोई खास असर होता नहीं दिख रहा था। आदित्य को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी आदित्य को उस बुक का ख्याल आया जिसमें से देखकर उसने मंत्र पढ़ा था।
आदित्य तुरंत उठा और बुक लेकर वो मंत्र ढूंढने लगा। आदित्य को उम्मीद थी कि उस बुक में आरोही की इस समस्या का समाधान होगा। जब बुक में मंत्र के बारे में सारी डिटेल्स लिखी गई है तो ये भी लिखा होगा कि गलत ब्लड का यूज कर लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो कैसे सॉल्व होगी। मगर जैसे ही आदित्य उस पेज पर पहुंचा जिसमें मंत्र लिखा हुआ था तो उसकी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। किताब से वो पेज गायब हो चुका था। आदित्य ने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो पेज कहीं नहीं मिला। आदित्य को अच्छी तरह से पता था कि वो जादुई किताब थी, इस वजह से उसके पन्ने कोई नहीं फाड़ सकता था। अगर ये पेज गायब हुआ है तो इसके पीछे जरूर कोई और वजह होगी। आदित्य इसके पीछे का रीजन सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में कुछ आया। कहीं मंत्र में गलती करने की वजह से तो ये पेज गायब नहीं हुआ। सोचते हुए आदित्य ने खुद से कहा। वेंदु की किताबों का एक नियम था, उसकी लिखी किताबों के किसी भी मंत्र का अगर गलत इस्तेमाल होता था तो वो मंत्र अपने आप गायब हो जाते थे और वो तभी वापस आते जब गलती करने वाला उस मंत्र को दोबारा सही से पूरा करता। यानी अगर आदित्य की गलती की वजह से वो पेज गायब हुआ है तो उससे ही ये सब ठीक करना होगा, तभी वो पेज वापस आएगा। मगर ये सब करने के लिए सही ब्लड की जरूरत थी, जो काव्या 2 दिन के पहले देने नहीं वाली थी। आरोही की हालत देख आदित्य ये समझ चुका था अब अगर उसने और 2 दिन का इंतजार किया तो वो आरोही को हमेशा के लिए खो देगा। कुछ करना होगा, मैं आरोही को ऐसे नहीं बनने दूंगा। कहते हुए आदित्य ने एक गहरी सांस ली और घर से बाहर चला गया। काव्या आरोही के बेड पर आराम से लेटी अपनी जीत की खुशी मना रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज से अगले 2 दिन तक अपनी ड्रीम लाइफ जीने वाली है। काव्या यही सब सोच के मुस्कुराए जा रही थी। तभी कात्यायनी हल्दी वाला दूध लेकर कमरे में आ गई। कमरे में आते ही कात्यायनी ने देखा कि काव्या बिना बात के स्माइल किए जा रही है। कात्यायनी को ये कुछ अजीब लगा। कात्यायनी ने आरोही को हमेशा एकदम शांत और गुमसुम रहते देखा था और आज इतनी बुरी घटना होने के बाद भी वो मुस्कुरा रही थी। ये सब कात्यायनी के समझ से परे था। आखिर में कात्यायनी से जब रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, आरोही ठीक तो हो ना तुम? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काव्या ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। कात्यायनी के अचानक से सवाल करने से काव्या पहले तो थोड़ा नर्वस हो गई थी कि कहीं कात्यायनी ये जान तो नहीं गई कि वो आरोही नहीं है तो क्या करेगी। पर फिर काव्या ने ये सोचकर खुद को कॉन्फिडेंस दिलाया कि आरोही की एक्टिंग करना इतना मुश्किल भी नहीं है, वो आराम से आरोही बनकर रह सकती है और किसी को उस पर शक नहीं होगा। काव्या ने फिलहाल ये तो कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर उसकी बात पर कात्यायनी को जरा भी यकीन नहीं हुआ। तो अपनी चिंता जाहिर करते हुए कात्यायनी ने आगे कहा, नहीं, ठीक नहीं लग रही तुम मुझे। ठीक होती तो अकेली बैठी ऐसी मुस्कुरा नहीं रही होती। नहीं, मैं वो छिपकली देखकर स्माइल कर रही थी। कात्यायनी की बात को बीच में काटते हुए काव्या ने सामने दीवार पर चिपकी छिपकली की ओर इशारा करके कहा। काव्या की बहकी बातें सुनकर कात्यायनी को चिंता होने लगी। कात्यायनी को ये डर लगने लगा कि कहीं सदमे से आरोही का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है। मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हम आज शाम को ही तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। जब तक डॉक्टर ये नहीं कह देते कि तुम पूरी तरह से ठीक हो तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। काव्या को दूध का ग्लास देते हुए कात्यायनी ने कहा। अपनी बेवकूफी भरी बात पर काव्या को पछतावा होने लगा तो उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, मैं मजाक कर रही थी यार, आप भी ना जरा सी बात में डॉक्टर डॉक्टर करने लगती है। ठीक हूँ मैं, मुझे नहीं जरूरत है किसी डॉक्टर की। काव्या को ऐसे भड़कते देख कात्यायनी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। आरोही ने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी कात्यायनी से, फिर भी कात्यायनी ने ये सोचकर खुद को दिलासा दिया कि ये सब घटनाओं की वजह से आरोही के दिमाग पे गलत असर पड़ा होगा। वो अभी थोड़ी सदमे में है, जब ठीक हो जाएगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। यही सोचते हुए कात्यायनी ने आगे कुछ नहीं बोला और काव्या को रेस्ट करने के लिए बोलकर वहां से चली गई। इधर कात्यायनी के जाते ही आदित्य खिड़की से आरोही के कमरे में पहुंच गया और आते ही बोला, मुझे अभी के अभी सही ब्लड लाकर दो,
आरोही की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं अब और 2 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? 2 दिन बाद ब्लड देने की बात हुई थी, मैं आज क्यों दे दूं? और मान लो दे भी दिया तो क्या भरोसा कि उसके बाद तुम अपनी शर्त पूरी करोगे? बात से पलट गए तो? काव्या ने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य ने इस पर वो किताब काव्या को दिखाते हुए कहा, ये देखो, किताब से मंत्र वाला पन्ना गायब हो चुका है। इसका मतलब समझ रही हो तुम? अगर कुछ घंटों के भीतर मैंने इस मंत्र को सही तरीके से पूरा नहीं किया तो आरोही की जान के साथ वो मंत्र भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रही बात शर्त की, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आरोही के ठीक हो जाने के बाद भी मैं शर्त पूरी करूंगा। 2 दिन तक तुम आरोही बनकर रहोगी और तब तक आरोही मेरे घर में सेफ रहेगी। ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ब्लड लाकर दे दो। ठीक है, सोचने का टाइम चाहिए मुझे, कहते हुए काव्या बेड से उतरकर जाने लगी। काव्या को जाते देख आदित्य ने उसे धमकाते हुए कहा, एक बात याद रखना, आरोही को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। पर आदित्य की बात को अनसुना करते हुए काव्या वहां से चली गई। आदित्य भी तेजी से आरोही के पास वापस लौट गया। वो अब आरोही को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। 1 घंटा बीत चुका था। आदित्य अभी भी आरोही के पास बैठा हुआ था। तभी किसी के आने की आहट हुई तो वो कमरे के बाहर गया। आदित्य ने बाहर देखा तो काव्या एक ग्लास ट्यूब में ब्लड लेकर खड़ी थी। काव्या के हाथ में ब्लड देखकर आदित्य ने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल उसे शक हुआ कि कहीं काव्या दोबारा से कोई खेल तो नहीं खेल रही। ये जानने के लिए आदित्य ने काव्या से सवाल किया, सही इंसान का खून लाई हो ना? क्या ये भी तुम्हारे किसी घटिया खेल का हिस्सा है? इस पर काव्या आदित्य के पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोली, शराफत दिखाकर मैं खून ले आई तो तुम अब नाटक मत शुरू करो। भरोसा है तो मंत्र पूरा करो जल्दी, वरना पड़े रहो। मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आगे का तुम देख लो। और हाँ, अब से अगले 2 दिन तक मुझसे और किसी हेल्प की उम्मीद मत रखना। कहते हुए काव्या ने उस ब्लड को आदित्य के हाथ में दे दिया और वहां से चली गई। ब्लड मिलते ही आदित्य ने अब 1 सेकंड भी वेस्ट करना सही नहीं समझा और तुरंत आरोही को कमरे से बाहर लेकर आया। बाहर लाकर आदित्य ने आरोही को बरामदे में सोफे पर लिटा दिया और उसके शरीर पर लपेटा हुआ कंबल हटा दिया। इसके बाद आदित्य झटपट मंत्र पूरी करने की विधि करने लगा। कुछ ही देर में मंत्र पाठ करने के बाद वो ब्लड आरोही की बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए रेडी हो चुका था। आदित्य ने देर न करते हुए एक सिरिंज की मदद से ब्लड आरोही की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ब्लड इंजेक्ट करने के अगले 2 मिनट में ही आरोही की बॉडी वापस गर्म होने लगी। ये देख आदित्य की जान में जान आई। फाइनली उसने मंत्र को सही से कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ किताब पर वो पेज भी वापस आ गया। आदित्य को अब बस आरोही के होश में आने का इंतजार था। आदित्य बैठा आरोही के जागने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। पहले तो आदित्य ने उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप बैठा रहा, पर फिर 2 सेकंड के बाद दोबारा डोरबेल बजी। आदित्य को डोरबेल की आवाज से अब चिढ़ मच रही थी। ऐसे तो कभी आदित्य के घर पर कोई आता नहीं था, और आज जब वो इतना जरूरी काम कर रहा था तो कोई आकर डोरबेल बजाने लगा। आदित्य को गुस्सा तो इतना ज्यादा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था कि जो भी इस टाइम उसे परेशान करने आया है उसका सिर फोड़ दे। पर जब लगातार 2-3 बार किसी ने बेल बजाई तो मजबूरन आदित्य को जाकर गेट खोलना पड़ा। मगर गेट खोलने के पहले आदित्य ने आरोही को अपने कमरे में ले जाकर छुपा दिया था। इसके साथ ही उसने मंत्र में यूज किया गया सारा सामान और वो किताब भी अलमारी में डाल दिया था। सारा काम निपटाने के बाद जब आदित्य ने दरवाजा खोला तो सामने कात्यायनी खड़ी थी। गेट खोलते ही कात्यायनी ने अपने सवालों का पिटारा खोल दिया। कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? कात्यायनी ने मुंह बनाते हुए पूछा। इस पर आदित्य ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी, कॉलेज की कुछ फाइल्स थी, बस वही मेंटेन कर रहा था। आप बताइए, सब ठीक है? कुछ बात तो नहीं हुई है? कात्यायनी को ऐसे अचानक से अपने घर आया देख आदित्य को तुरंत काव्या पर शक हुआ कि कहीं उसने कोई कांड तो नहीं कर दिया। नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आरोही कुछ बदली बदली सी लग रही है। आई मीन, वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही है, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसे लेकर।
कुछ समझ नहीं आ रहा था तो तुम्हारे पास चली आई। कहते हुए कात्यायनी ने अपनी चिंता जाहिर की। आदित्य को जिस बात का डर था वही हो रहा था, पर कात्यायनी को इतनी जल्दी शक हो जाएगा ये तो आदित्य को भी नहीं पता था। फिर भी बात को संभालने की कोशिश करते हुए आदित्य ने कहा, आप बेकार में परेशान हो रही है। आरोही के साथ ये हादसा होने की वजह से वो अभी थोड़ी स्ट्रेस्ड है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार उसके दिमाग से वो सब निकल जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तब तक जितना हो सके उतना नॉर्मल बिहेव करिए उसके साथ। वो तो ठीक है, यहाँ घर पर मैं मैनेज कर लूंगी सब, पर वो अब कॉलेज जाने की जिद कर रही है। वहाँ कॉलेज में कौन ध्यान रखेगा उसका? वहां जाकर भी ऐसी अजीब बातें करेगी तब क्या होगा? अपनी चिंता बताते हुए कात्यायनी ने कहा। आदित्य को भी ये सुनकर अचंभा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काव्या कौन सा खेल खेल रही है। अब कॉलेज जाने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी इस शर्त में, पर अब काव्या को कौन रोक सकता था? यही सोचकर आदित्य ने कात्यायनी से कहा, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं लेकर चला जाऊंगा उसे कॉलेज, और इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि वो वहां कोई अटपटी हरकतें ना करे। आप उसे कह दीजिए जल्दी से रेडी हो जाए, मैं 1 घंटे में निकलूंगा कॉलेज के लिए। आदित्य की बात सुनकर कात्यायनी की चिंता कुछ कम हुई और वो काव्या को कॉलेज भेजने के लिए रेडी हो गई। जैसा तुम ठीक समझो, बस ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो, कहकर कात्यायनी अपने घर चली गई। कात्यायनी के वहां से जाते ही आदित्य तुरंत आरोही को देखने अपने कमरे में गया। आदित्य ये सोचकर कमरे में गया था कि आरोही को अब तक होश आ चुका होगा और सब ठीक हो गया होगा, पर कमरे में पहुंचते ही आदित्य के होश उड़ गए। आरोही को अब तक होश तो आ चुका था, पर वो ठीक बिल्कुल नहीं लग रही थी। आरोही का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हुआ पड़ा था और वो कांप रही थी। एक आदित्य उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगा, पर आदित्य के हाथ लगाते ही आरोही पीछे की तरफ हो गई और डरते हुए कुछ बड़बड़ाने लगी। आरोही कांपती हुई आवाज में बार बार बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया ये मैंने। आरोही को ऐसे घबराते देख आदित्य तुरंत उससे कुछ कदम दूर होकर खड़ा हो गया ताकि आरोही का डर कुछ कम हो, पर आदित्य के दूर जाने के बाद भी आरोही वैसे ही डरी सहमी सी बैठी बड़बड़ा रही थी। आदित्य को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि आरोही आखिर ऐसा बिहेव कर क्यों रही है, पर फिर कुछ देर सोचने पर आदित्य को समझ आया कि गलत ब्लड इंजेक्ट करने की वजह से ये सब हो रहा है। दरअसल काव्या ने आरोही पर जिस तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया था वो बहुत खतरनाक था, साथ ही उसके हजारों कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। काव्या को ये अच्छी तरह से पता था कि अगर वो इस तंत्र का इस्तेमाल करेगी तो आरोही लंबे वक्त तक परेशान होगी। काव्या उस वक्त भी सारे नतीजे जानती थी कि गलत तरीके से उस मंत्र का यूज करने पर इंसान अपनी लाइफ के सबसे बड़े डर में जीने लगता है और वो उस इंसिडेंट को हैलुसिनेट करने लगता है जिसमें वो सबसे ज्यादा डरा था। इसके बावजूद उसने आदित्य को गलत ब्लड इंजेक्ट करने दिया और खुद वहां चुपचाप खड़ी ये सारा तमाशा देखती रही। इसका नतीजा अब आरोही को झेलना पड़ रहा था। आदित्य को ये तो पता था कि आरोही अपने किसी डर में जी रही है, पर कौन से डर में ये जानना मुश्किल था। ये जानने के लिए आदित्य ने आरोही से बात करने की कोशिश की। क्या नहीं किया तुमने आरोही, मुझे बताओ, आदित्य ने एकदम धीरे से पूछा। आरोही ने आदित्य की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा तो सही, पर कोई जवाब नहीं दिया और अभी भी बैठी बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, मैंने नहीं किया ये, मैं कभी नहीं कर सकती ऐसा। ये कहते हुए आरोही फूट फूट कर रो रही थी। आरोही की ऐसी हालत आदित्य से देखी नहीं जा रही थी, तो उसने दोबारा से आरोही के डर को जानने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या नहीं किया तुमने, बस एक बार बता तो दो आरोही, किस बात का डर है तुम्हें? मगर इस बार भी आरोही ने आदित्य के सवाल को अनसुना कर दिया और अपने आप में बड़बड़ाती रही। अंत में हार मानकर आदित्य कमरे के बाहर आ गया और आरोही के शांत होने का इंतजार करने लगा। तभी काव्या कॉलेज यूनिफॉर्म में बैग टांगकर अचानक से उसके सामने आ गई। आदित्य उसे ऐसे आरोही के यूनिफॉर्म में देखकर पूरी तरह से चिढ़ गया। एक तो तुम बिना नॉक किए अचानक से टपक जाती हो, कम से कम जब तक आरोही बनकर घूम रही हो
तब तक तो आम इंसानों की तरह दरवाजे से आना सीख लो। फ्रस्ट्रेट होते हुए आदित्य ने कहा, तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत के बाद मुझे ये पावर मिली है, और तुम कह रहे हो कि इसका इस्तेमाल बंद कर दूं? मजाक चल रहा है क्या? काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब छोड़ो, कॉलेज जाना है मुझे, लेकर चलो। कहते हुए काव्या ने अपनी बात खत्म की। कॉलेज का नाम सुनकर आदित्य का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। एक तो पहले ही आरोही की हालत देख वो परेशान था, और अब काव्या कॉलेज जाने के लिए सिर खा रही थी। कॉलेज जाने का कौन सा ड्रामा शुरू हो गया तुम्हारा? इसकी तो बात भी नहीं हुई थी शर्त में। आदित्य ने सख्त होकर पूछा। इस पर काव्या चलकर आदित्य के पास आई और उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, भुलक्कड़ हो गए हो शायद। मैंने शर्त में कहा था कि मैं 2 दिन तक आरोही की लाइफ जीऊंगी। इसका मतलब मैं वो सब करूंगी जो आरोही करती है। और जहां तक मुझे पता है, आरोही कॉलेज तो जाती ही है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अब तक आदित्य को यह समझ आ गया था कि काव्या बिना कॉलेज जाए मानने नहीं वाली है, पर वो आरोही को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो काव्या को अकेले कॉलेज जाने देगा। हालांकि इसमें डर तो आदित्य को भी लग रहा था कि पता नहीं काव्या कॉलेज जाकर कौन कौन सा बखेड़ा खड़ा करेगी आरोही के लिए, पर ये करने के अलावा आदित्य के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आदित्य ने अपना डिसीजन सुनाते हुए काव्या से कहा, देखो, आरोही को अभी अभी होश आया है और उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें कॉलेज लेकर नहीं जाने वाला। तुम्हें अगर तब भी जाना है तो अपना देख लो कैसे जाओगे। और हाँ, कात्यायनी आंटी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गया था। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर बाद में मेरे पास रोने मत आना कि तुमने ये क्या कर दिया। कहते हुए काव्या ने आदित्य को वार्न किया और वहां से चली गई। काव्या के जाते ही आदित्य तुरंत आरोही के पास चला गया। वहां जाकर उसने देखा तो आरोही अभी भी डरी हुई थी। आदित्य इस बार सोच कर आया था कि वो आरोही के दिमाग का डर निकाल के ही रहेगा। आरोही से बात करने के लिए आदित्य धीरे से आरोही के पास जाकर बैठ गया। आदित्य के पास आकर बैठने से आरोही एक कोने में खिसक गई और सिकुड़ कर बैठ गई। तो आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आरोही, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मुझे बताओ, क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? आदित्य की बात सुनकर आरोही ने पहले तो थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर अपने कांपते हुए हाथ आदित्य की तरफ बढ़ा दिए। आरोही अब थोड़ी शांत लग रही थी और उसने बड़बड़ाना भी बंद कर दिया था। ये देखकर आदित्य में थोड़ी उम्मीद जागी कि शायद आरोही से बात करके अब वो उसे ठीक कर सकता है। ये सोचकर आदित्य ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया। आदित्य ने बाहर आकर आरोही को बरामदे में सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके सामने जमीन पर बैठ गया। अब बताओ, क्या नहीं किया है तुमने? किस बात से इतना डरी हुई हो? आरोही का हाथ पकड़कर आदित्य ने पूछा। आदित्य के इतना कहते ही आरोही फिर से पहले जैसे घबराकर बड़बड़ाने लगी और पूरे घर में भागने लगी। इधर उधर भागते हुए आरोही बार बार बोल रही थी, खून, खून, मैंने नहीं किया, मुझे मत पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। इतनी तेज मत बोलो, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। कहते हुए आदित्य ने बड़ी मुश्किल से आरोही को चुप कराया और उसे वापस कमरे में ले गया। आदित्य ये देख बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। आरोही को ठीक करने की उसकी हर एक कोशिश बेकार हो रही थी। इधर काव्या आज पहली बार कॉलेज जाकर बहुत खुश थी। काव्या ने कुछ दिन पहले कॉलेज जाते टाइम आरोही का पीछा करके कॉलेज का एड्रेस तो जान लिया था, पर उसे आरोही का क्लासरूम नहीं पता था। तो काव्या कॉलेज भर में घूम रही थी। तभी रूपल मैम की नजर काव्या पर पड़ी। रूपल मैम ने भी काव्या को देखकर उसे आरोही समझ लिया और इतने दिन से कॉलेज ना आने पर उसे डांटने लगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरोही। डांडिया नाइट्स के लिए प्रोग्राम में अपना नाम लिखवाकर गायब हो गई तुम। उसके बाद एक दिन भी कॉलेज में नजर नहीं आई, न एक भी दिन डांस प्रैक्टिस किया। इनफैक्ट तुमने अभी तक अपना डांस पार्टनर तक नहीं चुना है। ऐसे काम नहीं चलेगा आरोही। आज के आज तुम अपना डांस पार्टनर डिसाइड करो और 2 बजे के बाद से हॉल में प्रैक्टिस के लिए आओ। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। काव्या को डांटते हुए रूपल मैम ने कहा और वहां से चली गई। रूपल मैम के जाने के बाद काव्या वहीं खड़ी होकर मुस्कुराने लगी।
ये सब भी होता है कॉलेज में, मुझे नहीं पता था। खैर, अब कॉलेज आने में और मजा आने वाला है। कहते हुए काव्या मन ही मन खुश होने लगी। तभी वहां से एक लड़का गुजर रहा था। काव्या ने उसे देखा तो तुरंत उसे रोक कर बोली, सुनो, तुम जानते हो मुझे? इत्तेफाक से वो लड़का आरोही की क्लास का था, तो वो आरोही को पहचानता था। इसलिए काव्या को देखते ही उसे आरोही समझकर वो लड़का काव्या से बात करने लगा। हाँ, आरोही, क्लास की टॉपर को कौन नहीं जानेगा? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। आरोही क्लास की टॉपर होने के साथ काफी खूबसूरत भी थी, तो क्लास का हर लड़का उससे बात करना चाहता था। पर आरोही किसी से बात नहीं करती थी, तो सब उसे घमंडी समझते थे। आज जब काव्या ने उस लड़के से बात की तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़के की बात सुनकर काव्या भी ये सोचकर काफी खुश हो गई कि अब उसे क्लास ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? काव्या ने एक्साइटेड होकर पूछा। नाम पूछने पर लड़के ने भी खुश होकर कहा, संदीप। वैसे तुम मुझे सैंडी बुला सकती हो। ओके सैंडी, तुम बहुत अच्छे हो। डांडिया नाइट्स के प्रोग्राम में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? काव्या ने संदीप का हाथ पकड़कर पूछा। काव्या के इस तरह पूछने पर संदीप उसे मना नहीं कर पाया और एक्साइटेड होकर हाँ बोल दिया। काव्या लोगों को मैनिपुलेट करके उनका फायदा उठाने में माहिर थी। संदीप से मिलते ही काव्या ने उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। असल संदीप आरोही के क्लास का था, तो काव्या को अब क्लास ढूंढने में भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो संदीप के साथ क्लास में जाने लगी। संदीप को भनक भी नहीं थी कि वो जिसे आरोही समझकर क्लास में ले जा रहा है वो उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। संदीप के साथ चलते हुए काव्या फाइनली आरोही की क्लास में पहुंच गई। क्लास में तो आ गई, पर काव्या को अब ये भी नहीं पता था कि आरोही कौन सी सीट पर हमेशा बैठती है। तो इसका पता लगाने के लिए वहां पहुंचते ही काव्या ने स्वीट बनते हुए संदीप से कहा, आज तुम मेरे साथ बैठोगे? बैठोगे ना? काव्या की बात में हामी भरते हुए संदीप ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो। इतना कहते हुए संदीप आरोही की सीट की तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे काव्या चलने लगी। तभी रेयान की नजर काव्या पर पड़ी। बाकी सब लोगों की तरह उसने भी काव्या को आरोही समझ लिया और उससे बात करने के लिए अपनी सीट से उठकर आगे आने लगा। काव्या ने जब देखा कि कोई लड़का उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो थोड़ी नर्वस होने लगी। रेयान जिस तरह से काव्या को देख रहा था उससे काव्या को यह साफ पता चल रहा था कि वो आरोही को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में काव्या को डर लग रहा था कि अगर वो जरा भी मिस्टेक करेगी तो रेयान को उस पर शक हो जाएगा। ऊपर से काव्या रेयान का नाम भी नहीं जानती थी। काव्या अभी ये सब सोचते हुए खड़ी ही थी कि रेयान तब तक उसके पास पहुंच गया। अब पूछने लगा, कैसी हो और कब वापस आई? ठीक हूं, कहकर काव्या वहां से आगे बढ़ गई। काव्या वहां देर तक रुककर रेयान से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि रेयान को शक हो जाएगा। इसलिए काव्या चुपचाप जाकर संदीप के पास बैठ गई। रेयान कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर वो भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। रेयान को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से आरोही ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। बात नहीं कर रही वो तो समझ आता है कि उसका हमेशा का है, और आज अचानक से जाकर संदीप के साथ बैठना रेयान को कुछ अजीब लग रहा था। पर रेयान ने कुछ बोला नहीं और चुपचाप काव्या को नोटिस करने लगा। काव्या भी संदीप से बातों बातों में रेयान के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। मुझे समझ नहीं आता ये इतना सवाल क्यों करता है, काव्या ने रेयान की तरफ देखते हुए संदीप से कहा। काव्या के मुंह से रेयान के लिए ऐसी बात सुनकर संदीप खुश होने लगा कि अगर रेयान रास्ते से हट जाएगा तो आरोही के लिए उसका चांस बढ़ जाएगा। तो मौके का फायदा उठाते हुए संदीप भी रेयान की बुराई करते हुए कहने लगा, रेयान की तो आदत है फालतू का हक जताने की। खुद को तुम्हारा बॉडीगार्ड समझता है, पर उसे ये नहीं पता कि ऐसे तुम्हारे पीछे पीछे घूमने से वो सब लोगों की नजरों में तुम्हारा चमचा बन चुका है। संदीप की बातें सुनकर काव्या को कुछ कुछ अंदेशा हो रहा था कि रेयान आरोही को पसंद करता है, पर आरोही भी उसे पसंद करती है या नहीं, काव्या को अब ये जानने की क्यूरियोसिटी थी।
काव्या ने मन ही मन कहा, तो ये मसला है, मैडम ने यहां भी एक आशिक पाल रखा है। कोई बात नहीं, आशिकों को दुश्मन बनाने में काव्या माहिर है। काव्या के दिमाग में अब रेयान के खिलाफ भी साजिश पकनी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ आदित्य अभी भी आरोही को लेकर परेशान बैठा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया और वो द्वेंदु की मंत्र वाली वो किताब अलमारी में ढूंढने लगा। किताब के मिलने पर आदित्य ने फिर से वही पेज पढ़ना शुरू किया जिसमें से मंत्र पढ़कर उसने आरोही को नींद से जगाया था। किताब का वो पूरा पन्ना पढ़ने के बाद आदित्य ने अपने गले से A+ के साइन वाला लॉकेट निकाला और उसे किताब के ऊपर रख दिया। लॉकेट को किताब पर रखते ही अपने आप एक पेज खुल गया जिसमें कोई फूल रखा हुआ था। आदित्य ने वो फूल वहां से उठाया और उस पन्ने को पढ़ना शुरू किया। पूरे पेज को अच्छे से पढ़ने के बाद आदित्य को पता चला कि वो फूल कोई आम फूल नहीं था, बल्कि मंत्रों से सिद्ध किया हुआ पैशन फ्लावर था। इस फ्लावर के बारे में किताब में लिखा हुआ था कि अगर किसी मंत्र की वजह से किसी का मेंटल स्टेट खराब हुआ है तो ये फ्लावर पीस कर उसे खिला देने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देर न करते हुए तुरंत फूल को उठाया और अपने हाथों से मसल कर उसे पाउडर बना दिया। फूल के पाउडर को देखकर आदित्य खुश होते हुए बोला, बस ये पाउडर पी लेगी तो सब ठीक हो जाएगा आरोही। आदित्य को अब ये पाउडर कैसे भी आरोही को खिलाना था, लेकिन आरोही अभी जिस सिचुएशन में थी ऐसे में उसे कुछ भी खिला पाना मुश्किल था। तो आदित्य ने कुछ सोचने के बाद उस पाउडर को जूस में घोल दिया और उसे आरोही के पास लेकर गया। आरोही कमरे के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। आदित्य को देखकर वो फिर से शोर मचाने लगी और वही पिछली बातें दोबारा चिल्लाने लगी। जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रही हूं मैं, मेरा यकीन करो, मैंने नहीं किया ये। आरोही को बड़बड़ाते देखा आदित्य कमरे से बाहर जाकर गेट पर खड़ा हो गया ताकि कैसे भी आरोही शांत रहे। कमरे के बाहर दरवाजे के पास बैठकर आदित्य ने जूस का ग्लास आगे बढ़ा दिया और कहा, इसे पी लो, डरो नहीं। देखो मैं अंदर नहीं आ रहा, बाहर ही बैठा हूं, जब तक तुम कहो, बस ये जूस पी लो तुम। आदित्य की बात सुनकर आरोही थोड़ी शांत हुई और उठकर आगे आई। आदित्य को लगा अब आरोही चुपचाप जूस पी लेगी, पर आरोही ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चलते हुए जूस के पास तो आई पर उसे पिया नहीं, बल्कि लात मारकर दूर फेंक दिया और फिर भागकर उसी कोने में जाकर बैठ गई। आरोही पूरी तरह से पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। उसने अपने बाल नोच नोच कर उन्हें झाड़ू जैसा कर दिया था। ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसके सामने कोई खड़ा है और वो उसे कहीं पकड़कर ले जा रहा है। आदित्य ये सब देखकर बहुत हताश हो गया था। कैसे भी अपने आप को उम्मीद देते हुए वो फिर से उठा और जूस का दूसरा ग्लास लेकर आया। दरअसल आदित्य को पहले से इस बात का डाउट था कि आरोही इतनी आसानी से वो जूस नहीं पिएगी, इसलिए उसने पिछली बार जूस के ग्लास में आधा ही पाउडर डाला था। इस बार आदित्य ने बाकी का बचा हुआ पाउडर दूसरे ग्लास में मिलाया और उसे लेकर सीधा कमरे में घुस गया। आरोही आदित्य को पास आते देख और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर आदित्य ने इस बार किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और आरोही को जबरदस्ती पूरा जूस पिला दिया। जूस खत्म करते ही आरोही बेहोश हो गई, तो आदित्य ने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और वहीं पास में बैठकर आरोही के होश में आने का वेट करने लगा। किताब के मुताबिक वो पाउडर खाने के करीब 5-6 घंटे बाद होश आ जाना चाहिए था आरोही को। आदित्य अब एक एक मिनट गिन रहा था कि कब ये टाइम बीते और आरोही बिल्कुल ठीक होकर होश में आ जाए। इधर काव्या पढ़ाई से बोर होने लगी थी। उसे आदत नहीं थी ऐसे एक जगह शांति से बैठकर किसी की बातें सुनने की। खासकर टीचर के लेक्चर्स तो काव्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उससे सुनना पड़ेगा। जैसे तैसे 2 बज गए थे। काव्या ने जैसे ही देखा कि 2 बज गए तो वो तुरंत संदीप से बोली, 2 बज गए, प्रैक्टिस के लिए चले? काव्या के पूछते ही संदीप तुरंत डांस प्रैक्टिस के लिए रेडी हो गया और दोनों हॉल की तरफ जाने लगे। रेयान बैठा ये सब देख देख कर जल भुन रहा था। उसका मन तो हो रहा था कि अभी जाकर संदीप को इतना मारे कि वो आरोही का नाम तक भूल जाए, लेकिन जैसे तैसे
अपने गुस्से पर काबू करके वो भी उन दोनों के पीछे हॉल में गया। वहां और भी बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। काव्या और संदीप को वहां देखकर रूपल मैम उनके पास आई और ग्रुप के बाकी बच्चों से उनका इंट्रो कराया। बाकी के स्टूडेंट्स काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन सब की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी थी। वहीं काव्या और संदीप आज पहली बार प्रैक्टिस हॉल का दर्शन कर रहे थे। बाकी सबको इतने परफेक्टली डांस करते देख उन दोनों का कॉन्फिडेंस आसमान से जमीन पर पहुंच गया। रूपल मैम ने जब उन दोनों की शक्ल पर 12 बजते देखा तो उन्हें सारा माजरा समझते देर न लगे। तो रूपल मैम ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुमसे कितना बेहतर कर रहा है। तुम दोनों सिर्फ अपने डांस पर ध्यान दो और फिर देखो कि कैसे 2-3 दिन में ही तुम दोनों इन सब से अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। गो एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस नाउ। मैम की बात पर संदीप को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन काव्या वहीं खड़ी मन ही मन बोल रही थी, हाँ, इतना आसान है तो खुद क्यों नहीं कर लेती। उस रियान के बच्चे को चलाने के चक्कर में कहां फंस गई मैं आकर। इससे अच्छा तो मैं उसे आधा जमीन में काटकर उस पर चींटियां छोड़ देती। कम से कम यहाँ सबके सामने जोकर बनकर तो नहीं खड़ी होती। काव्या खड़ी खड़ी ये सब सोच रही थी कि संदीप ने उसे हिलाकर उसका ध्यान तोड़ा और कहा, कहां खो गई, प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना। संदीप के डिस्टर्ब करने से काव्या का दिमाग और जल गया और वो उसे घूर कर देखने लगी। चिंता ना करो, तुमसे भी अच्छे से निपटूंगी मैं। जरा सा बोल क्या दिया, चिपकने लगा ये तो। चिढ़ते हुए काव्या ने मन ही मन कहा। इसके साथ ही बाकी के पार्टिसिपेंट्स को देख देख कर काव्या और संदीप ने भी डांस करना शुरू किया। अच्छी बात यह थी कि संदीप एक अच्छा डांसर था, तो वो काव्या के भद्दे डांस को कवर कर ले रहा था। थोड़ी देर तक तो काव्या ने भी कोशिश की, फिर जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सब छोड़ के वो वहां से क्लास में भाग गई। काव्या के पीछे संदीप भी क्लास में पहुंच गया और उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ, डांस छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? हांफते हुए संदीप ने काव्या से पूछा। काव्या भी अब तक प्रैक्टिस से पूरी तरह से थक चुकी थी। ऐसे में संदीप के सवाल उसे और इरिटेट कर रहे थे, तो कुछ जवाब देने के बजाय काव्या ने संदीप के माथे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी के अभी तुम यहां से निकलो और दोबारा मुझसे कोई सवाल मत करना। काव्या ने इतना कहने के बाद संदीप के माथे से अपना हाथ हटाया और इसके तुरंत बाद संदीप बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से उठकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। संदीप की बात करने से परेशान होकर काव्या ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था, ताकि आगे से वो बिना कुछ सवाल किए सिर्फ उसके इशारों पर चले। शाम के 5 बज रहे थे। अब तक आरोही को पैशन फ्लावर खाए 6 घंटे बीत चुके थे, तो आदित्य आरोही के पास बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब धीरे धीरे आरोही को भी होश आने लगा था। आदित्य ने जब देखा कि आरोही के शरीर में हलचल हो रही है, तो वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और आरोही को जगाने लगा। आरोही, आरोही उठो, आदित्य ने धीरे से आरोही के कान में कहा। आरोही को जब आदित्य की आवाज सुनाई पड़ी तो उसके झटके से नींद खुली और वो उठकर बैठ गई। आदित्य अब आंखें फाड़े आरोही को चुपचाप से देख रहा था। उसे अभी भी थोड़ा बहुत डर था कि कहीं आरोही ठीक ना हुई हो तो अब फिर से पागलों जैसे चिल्लाने लगेगी तो क्या करेगा वो। आदित्य को अपने तरफ ऐसे घूरते देख आरोही ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। आरोही के इतना बोलते ही आदित्य को यकीन हो गया कि वो वाकई में पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है। आरोही को पहले जैसा देखकर आदित्य इतना खुश हो गया कि उसने आरोही को कस के गले से लगा लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मुझसे बात कर रही हो, खुश होते हुए आदित्य ने कहा। ये कहते हुए आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर थोड़ी देर में जब आदित्य को एहसास हुआ कि वो आरोही को अभी तक गले से लगाए है, तो उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और आरोही से थोड़ी दूर होकर खड़ा हो गया। आरोही को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य क्यों ऐसी अजीब बातें कर रहा है। उसे भला क्या हो गया था जो उसके ठीक होने पर आदित्य इतना खुश हो रहा है। क्या चल रहा है ये सब, क्या हुआ था मुझे और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ।
मॉम मॉम कहाँ है? अचंभे से एक साथ आरोही ने कई सारे सवाल कर दिए। आरोही जब ऐसे सवाल करने लगी तो आदित्य को लगा कि शायद वो पिछले 4 दिन का सब कुछ भूल चुकी है। तो आदित्य ने आरोही से पूछा, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? एक बार अच्छे से सोचो और मुझे बताओ कि कहां तक याद है तुम्हें और क्या क्या। आदित्य के कहने पर आरोही ने याद करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो उसे ज्यादा कुछ तो याद नहीं आया, पर इतना जरूर याद आ गया कि उसे कोई लड़की एक अजीब से डरावने साउंड में लोरी सुना रही थी, जिसकी वजह से उसका सिर दर्द से फटने लगा और वो लास्ट में बेहोश हो गई थी। आरोही को साथ में ये भी याद आ गया कि जब वो बेहोश हो रही थी तब आदित्य वहां आया था और उसने किसी लड़की का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश की थी। बहुत सोचने पर आरोही को वो नाम भी याद आ गया, तो उसने तुरंत आदित्य से सवाल किया, काव्या कौन है? मुझे सब याद आ गया कि कैसे उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। आप उसे जानते हैं, पर कैसे और क्यों मुझे मारने की कोशिश कर रही थी वो? आरोही को अभी तक बेहोश होने से पहले वाली सारी घटनाएं याद आ गई थी, पर उसके बाद का कुछ भी नहीं याद था। तो आदित्य ने डिसाइड किया कि वो आरोही को शुरू से सब कुछ बताएगा और आरोही से अब कुछ नहीं छुपाएगा, क्योंकि आदित्य को लग रहा था कि अगर उस दिन आरोही काव्या के बारे में जानती होती तो शायद उससे अपना बचाव कर पाई होती। अभी तक आदित्य आरोही की वैसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। सो आदित्य ने पहले आरोही को शांत कराते हुए कहा, देखो अभी शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें, शुरू से अंत तक हर एक बात, हर एक राज। पर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि ये सब तुम किसी से शेयर नहीं करोगी, कात्यायनी आंटी से भी नहीं। मैं आज जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगा वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। अगर तुम ये सारे सीक्रेट्स केवल अपने तक रख सकती हो तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। बोलो, मंजूर है? आदित्य की बातें सुनने के बाद आरोही थोड़ी शांत हुई और कुछ देर सोच के बोली, ओके, नहीं बताऊंगी किसी से। आप बताइए कौन है काव्या और उसने क्या किया था मेरे साथ? आदित्य ने काव्या के बारे में बताते हुए कहा, काव्या तुम्हारी ट्विन सिस्टर है। इतना सुनते ही आरोही पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। क्या मजाक कर रहे हैं ना आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी कोई जुड़वा बहन होती तो मॉम ने मुझे उसके बारे में बताया होता। झूठ बोल रहे हैं आप। शॉक्ड होते हुए आरोही ने कहा। आरोही को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कोई जुड़वा बहन भी है। आरोही बचपन से चाहती थी कि उसका कोई भाई या बहन होता जिसके साथ वो खेलती और बातें कर सकती, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पहले से कोई एक जुड़वा बहन भी होगी। आरोही को ऐसे चौंकते देख आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने कहा था तुम्हें शांत होकर मेरी सारी बातें सुननी होगी, पर तुम तो अभी से ऐसे रिएक्ट करने लगी। ऐसे में मैं क्या बताऊं तुम्हें? अभी ये सिर्फ 0.5% जाना है तुमने और इतने में ही तुम इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई। आदित्य की बातें सुनकर आरोही ने अपने आप को थोड़ा काम किया और बोली, ठीक है, नहीं करूंगी ऐसे रिएक्ट, आप आगे बताइए अब। आरोही अब शांत हो गई तो आदित्य ने शुरू से सारी बातें बताना शुरू की। काव्या के बारे में जानने के लिए तुम्हें सैल्विनोस के बारे में जानना होगा और अपने पापा की स्टोरी शुरू से पूरी सुननी होगी। अब इस सब में मेरे पापा कहां से आ गए? आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए आरोही ने कहा। आरोही के बार बार बीच में सवाल करने से आदित्य अब परेशान होने लगा था, तो आरोही को चुप करवाते हुए उसने कहा, जितना बता रहा हूं शांति से सुनो तो सही पहले, फिर आराम से पूछती रहना सवाल। आदित्य को परेशान होते देख उसकी बात मानकर आरोही अब चुप हो गई और आदित्य की बात सुनने लगी। तो आदित्य ने आगे बताना शुरू किया। सैल्विनोस के बारे में तो थोड़ा बहुत जानती ही हो तुम। जो नहीं जानती हो वो ये है कि तुम्हारे पापा कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि सैल्विनोस के हेड थे। उनके अंडर में सारे सैल्विनोस रहते थे। पता है, पूरे 900 साल तक उन्होंने सैल्विनोस के द प्रोटेक्टर का पोजीशन